आज हम मध्य पूर्व में जो हाल में तनाव भड़का है जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जी। हमारे पास कई रिपोर्टें हैं, कुछ आंकड़े हैं और विशेषज्ञों की राय भी है। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या-क्या हुआ और असर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत जैसा आपने कहा काफी नाटकीय थी। 13 जून 2025 को इजराइल ने अचानक ईरान पर हवाई हमले कर दिए। अचानक? हाँ, मतलब बिल्कुल अचानक। और ये कोई छोटे-मोटे हमले नहीं थे, बहुत बड़े पैमाने पर 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा? हाँ, इनमें ईरान के अहम परमाणु स्थल थे, जैसे नातांज और फोर्डो। आपको पता ही है ये यूरेनियम संवर्धन के लिए कितने जरूरी हैं। फिर मिसाइल अड्डे थे और यहाँ तक कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, उसके सीनियर कमांडरों और वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा। हाँ, कहा जा रहा है कि 1980 का जो ईरान इराक युद्ध था, उसके बाद ईरान पर यह सबसे बड़ा सीधा हमला था। इतना बड़ा हमला तो जाहिर है ईरान ने भी जवाब दिया होगा, ये एक तरफा तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का पलटवार भी काफी जोरदार था। उन्होंने बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए। ड्रोन भी? हाँ, ड्रोन भी। और इनसे इजरायली शहरों को निशाना बनाया, जैसे तेल अवीव, हाइफा, बेरशेबा। कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए। खास तौर पे वो जो बेरशेबा की सुरोका अस्पताल पर हमले की खबर आई, उसने चिंता काफी बढ़ा दी थी। और फिर जब अमेरिका बीच में आया, उसके जवाब में ईरान ने करीब 23 जून को कतर में जो अमेरिका का अलुदीद एयरबेस है, उस पर भी हमला कर दिया। अच्छा, अमेरिका का सीधा दखल? हाँ। ये कैसे हुआ? मतलब ये तो मुख्य रूप से इजराइल और ईरान का मामला लग रहा था। हाँ, लग तो यही रहा था। हाँ। लेकिन 22 जून को राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। हाँ? वही फोर्डो, नातांज, इस्फहान। ओह। इससे मामला और भी आप कह सकते हैं गंभीर हो गया। अमेरिका का तर्क था कि ये ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी था। इस सब में आम लोगों का क्या हुआ? जब इस तरह के बड़े हमले होते हैं तो मानवीय क्षति वो तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और ये हमेशा सबसे दुखद पहलू होता है। ईरान के जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक 610 से 974 लोग मारे गए। इतने लोग? हाँ, इनमें वैज्ञानिक भी थे, कमांडर भी और आम नागरिक भी शामिल थे। और घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा, 3,500 से 4,500 बताई गई। बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ इजराइल ने 28 से 62 मौतें रिपोर्ट की और 3,200 से ज्यादा घायल बताए। और ये भी खबर थी कि तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोग डर के मारे शहर छोड़कर चले गए। 1 लाख लोग? हाँ, और वो सरोका मेडिकल सेंटर वाली बात, वहां का स्टाफ भी घायलों में शामिल था। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये लड़ाई कितनी कितनी विनाशकारी थी। फिर करीब 12 दिन की भीषण लड़ाई चली और उसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। तो क्या अब शांति है वहां? देखिए, युद्ध विराम तो लागू हो गया करीब 24 से 26 जून के बीच, लेकिन इसे पूरी तरह शांति कहना शायद थोड़ा मुश्किल है। छिटपुट मिसाइल हमलों की खबरें अभी भी आ रही हैं। अच्छा। हाँ, पर कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं, जैसे खाड़ी में हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया है। शिपिंग की दरें जो बहुत बढ़ गई थी, आपको पता है हुर्मुज़ जलडमरू पथ कितना अहम रास्ता है। हाँ बिल्कुल। वहां रुकावट के कारण दरें $50,000 प्रतिदिन तक पहुंच गई थी, वो अब कम हुई हैं। और अमेरिका ने भी अपना एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS गिब्राल्टर फोर्ड इलाके के पास तैनात रखा है। शायद स्थिरता बनाए रखने की कोशिश है। दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आई? क्या सब एक तरफ थे या दुनिया बटी हुई नजर आई? काफी हद तक बटी हुई। ज्यादातर अरब देशों ने तो संयम बरतने को कहा। जॉर्डन जैसे जो पड़ोसी देश हैं, उन्होंने तो ईरान के ड्रोन हवा में ही रोक दिए। अच्छा। हाँ, चीन ने कहा कि तनाव कम होना चाहिए। जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने भी संयम की अपील की। लेकिन वहीं कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की निंदा की। और एक दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को एक अविश्वसनीय साथी के तौर पर दिखाने के लिए किया। अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो इस पूरे टकराव से हासिल क्या हुआ? क्या इजराइल अपने मकसद में कामयाब रहा? देखिए, ये थोड़ा मिला जुला है। इजरायल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को नुकसान तो पहुंचाया, ये सही है। लेकिन क्या पूरी तरह खत्म कर पाया? शायद नहीं। वहीं ईरान ने अपनी जवाबी ताकत दिखाई, अपना लचीलापन दिखाया, लेकिन IRGC को नुकसान भी झेलना पड़ा। और ईरान के अंदर भी, मतलब अंदरूनी भ्रष्टाचार और जनता में असंतोष की बातें हैं, तो IRGC की लोकप्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ईरान अब और अलग थलग पड़ गया है? हाँ, आर्थिक और सैन्य रूप से ऐसा कह सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव फिर से
जताया है। विशेषज्ञों की राय भी तो अलग अलग लग रही है। जैसे जॉन बोल्टन है, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी हमले काफी नहीं थे, और यूरोपीय राजनयिक कह रहे हैं कि इससे मामला और भड़क सकता है। हाँ, बिल्कुल। जॉन बोल्टन का मानना है कि असली बदलाव तो ईरान के अंदर से ही आएगा, कूटनीति से ज्यादा उम्मीद नहीं है। और यूरोपीय देश वो चिंतित हैं कि ये संघर्ष और फैल सकता है, इसलिए वो नए प्रतिबंधों के साथ साथ बातचीत पर जोर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन राइजिंग लायन ने मध्य पूर्व में तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। युद्ध विराम तो है, पर स्थिति बहुत नाजुक है, कोई साफ विजेता नहीं दिख रहा। सही बात है। और दोनों तरफ मानवीय कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भविष्य को लेकर। अभी तो सीधी लड़ाई रुकी है, ठीक है, लेकिन क्या ये तनाव अब प्रॉक्सी गुटों के जरिए आगे बढ़ेगा, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती हैं? हाँ, ये खतरा तो है। या फिर क्या अमेरिका फिर से सीधे तौर पर शामिल होगा, या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर देगा? ये जो नाजुक सी शांति है, ये कब तक टिकेगी, ये देखना होगा। अगला मोड़ क्या आता है, कोई नहीं कह सकता। सही कहा। स्थिति पर नजर बनाए रखनी होगी।